केंद्रीय वित्त पोषण पर आगे बढ़ने वाला हिमाचल प्रदेश, पहले कर्ज का बोझ और अब आपदा की मार। हिमाचल प्रदेश लगातार आपदा से जूझ रहा है। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हो चुका है। अब तक 5700 करोड़ रुपए का नुकसान ऑन पेपर आ चुका है और इसके अलावा बकौल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का नुकसान 8000 करोड़ के पार जा सकता है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहां नुकसान हुआ उसमें मंडी, कुल्लू, मनाली और ये बड़े इलाके रहे जहां पर प्रदेश सरकार को खासा नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये जो आपदा हुई हिमाचल प्रदेश में और जिस तरह का संकट आया प्रदेश में, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था दोनों डिरेल होती हुई नज़र आ रही है। सर, आपके इलाके में क्या स्थिति अभी है और जो ये रिस्टोरेशन का काम है, क्या लगता है आपको कितना तेज़ी से चल रहा है अभी आपके इलाके में? 24 जून को बड़ा प्रभावित करने वाली बारिश हुई और उसके बाद 9, 10, 11 ये तो प्रदेश व्यापी हुई है, जिसका बहुत बड़ा असर जो था वो मनाली से स्टार्ट हुआ। कुल्लू, मनाली और मंडी और ये जो ब्यास का रिवर बेड था, क्योंकि धर्मपुर सबसे नीचे आता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे क्षेत्र में भी आया। परसों ही जिला मंडी के अंदर राहत कार्यों को लेकर, पुनर्वास को लेकर माननीय विक्रमादित्य जी, क्योंकि उसके अध्यक्ष हैं, उसकी बैठक मंडी में हुई। उसमें जायज़ा यही लिया गया कि लगभग 800 करोड़ रुपए का, जैसे आपने कहा 8000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो 10वां हिस्सा मंडी के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आया है। पानी की स्कीमें बह गई हैं, हमारा सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं। सबसे बड़ा खतरा अब आने वाले इस संकट के बाद एक बड़ा खतरा जो दिख रहा है वो ये सीवर जो अब तहस नहस हुई है। उसके बाद वो सीवर का कोई इंतज़ाम अभी तक नहीं हो पा रहा है कि उसको हम बहाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आने वाले टाइम में डिज़ास्टर के बाद एक और ख़तरा पैदा हो सकता है। उसके लिए भी सरकार जागरूक रहे, इस बात को लेकर हमारी चिंता भी है। और मैं समझ रहा हूँ सरकार के अमला जितने युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, हम इससे पार पाएंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। देवी देवताओं की भूमि मंडी है और जिस तरह का संकट इस वक्त पे मंडी के अंदर आया है और कुल्लू ज़िला के अंदर आया है, ये 1960 के बाद आया है। और आंकड़े बताते हैं कि इतना बड़ा संकट कभी भी यहाँ नहीं आया था। उस पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पंडोह डैम का भी रहा, क्योंकि पंडोह डैम अचानक भरा और बिना वार्निंग का कोई ज़मीनी स्तर पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत बड़ा असर, उस वार्निंग के बावजूद लोगों के जीवन को जो जिससे प्रभावित हुआ उसका नहीं आ पाया। तो बीबीएमबी को भी अपनी पॉलिसी को विचार करने की बात है, और क्योंकि उसका प्रभाव क्षेत्र मंडी ज़िला मेजर तौर पे आता है, तो ये इस वक्त में हालात ये हैं कि सरकाघाट, धर्मपुर, हमारा सुजानपुर, बमसन, हमीरपुर, मेवा, मंडी शहर, पंडोह का इलाका, जोगिंदरनगर का इलाका, जयसिंहपुर का इलाका, ये बहुत बड़ा एरिया है जिस पे इसका प्रभाव जो होगा आने वाले बहुत लंबे समय तक रहेगा इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर। राहत कार्य में कांग्रेस सरकार भाई भतीजावाद कर रही है और कैश के जरिए जो है राहत राशि बांटी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 करोड़ किसानों को डीबीटी के जरिए फ़ायदा पहुंचा रही है। आरोप है भाजपा का, इस पर आप क्या कहेंगे? अब मुझे तो इसमें कोई स्पेस पॉलिटिकल नज़र नहीं आ रहा है साहब। जब किसी का घर गिरता है तो वो ना भाजपा वाला के हिसाब से गिरता है, ना कांग्रेस के हिसाब से गिरता है। वैसे भी ज़मीनी स्तर पे आप खुद देखिए, जब गरीब आदमी होता है उसकी क्या पार्टी होती है। जब घर गिर जाता है, जब किसी की गौशाला गिर जाती है, जब गाय भैंस बकरी मर जाती है, तो पार्टी थोड़ा ना देखी जाती है। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को हल्का सा वो दिख जाती है, खिड़की दिख जाती है, उस खिड़की से वो घुसना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करता हूं कि कुल्लू दौरा करने के बाद तुरंत 2 दिन के अंदर उन्होंने वापसी की नया रिव्यू किया जो हमारा रिलीफ मैनुअल था, और 10,000 रुपये जहाँ पे मिलता था वहाँ पे 1 लाख रुपए मिलना शुरू हुआ। जहाँ पे 4,000 मिलता था वहाँ पे बकरी भेड़ का 6,000 रुपये मिलना शुरू हुआ। जहाँ पे डीसिल्टिंग करनी है, घर के अंदर मलबा घुस गया है, उसमें कुछ भी नहीं मिलता था, 10,000 रुपये मिलना शुरू हो गया। अब मुझे बताइए, क्या ये पटवारी या आप राजस्व विभाग के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो? आप क्या अपने प्रधानों के ऊपर आरोप लगा रहे हो? अरे भैया, सबको दिख रहा है कि किसी का घर गिर गया तो हल्ला पड़ता है उस गांव के अंदर, उस गांव के अंदर बेचैनी आ जाती है, उस गांव के अंदर माहौल ख़राब हो जाता है और वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं होती राजनीति करने की। लोग, हिमाचल प्रदेश 65 लाख की आबादी का जगह सूबा है।
इस सूबे के अंदर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक गांव के अंदर लोग किसी राहत कार्यों को लेकर डिवीज़न हो जाता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। गांव के अंदर एकजुट हो जाते हैं लोग, किसी की गाय भी मरती है, किसी की बकरी भी मरती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मैं तो गांव ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे कोई जगह नज़र नहीं आती है, लेकिन हो सकता है कईयों के दिमाग में राजनीति बड़ी हावी हो तो वो कर रहे हैं, उनके शौक़ है। आजकल के बेहतर टाइम से बढ़िया टाइम उनके पास राजनीति के लिए होगा नहीं कभी जीवन के अंदर, कर लें वो राजनीति जिनको करनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की और अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आया है और ग्राउंड ज़ीरो पर वो कब तक उतरेंगी योजनाएं। और कहा जा रहा है कि जो उसकी खुशखबरी है स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी, उसकी खुशखबरी की शुरुआत धर्मपुर से हो रही है। सर, क्या धर्मपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है और किस तरह से प्रदेश जो इलाके की जनता है वो लाभान्वित होगी आपकी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। उनकी दूरदर्शिता थी कि हमें उस वक्त में इस बात की जानकारी नहीं थी कि बजट में ये जो बोला जा रहा है आदर्श अस्पताल बनेंगे, ये जानकारी नहीं थी। ये जानकारी का आभास पिछले कल रात को हुआ जब मंडी ज़िला को उन्होंने चूज़ किया। देखिए, राजनीतिक तौर पे इस सरकार के भागीदारी के हिसाब से मैं अकेला विधायक हूँ ज़िला मंडी से और बाकी 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हम लोग वंचित होते, लेकिन मुख्यमंत्री की दरियादिली देखिए, इस सरकार के नज़रिया देखिए, सरकार की दूरदर्शी सोच को देखिए कि इस आदर्श अस्पताल को बनाने का कार्य पिछले कल मंडी ज़िला के धर्मपुर और भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ क्षेत्र है करसोग, इन 2 दुर्गम क्षेत्रों से शुरू हुआ है। पूरा तरह से एक बैलेंस के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है ये सरकार और इस योजना को जिला मंडी से शुरुआत कर रही है। इससे पता चलता है कि राजनीति के लिए फिलहाल इस करने के लिए कम से कम स्वास्थ्य का क्षेत्र, कम से कम राहत कार्यों को लेकर जो पहले भी आपने चर्चा की, इसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो करसोग को क्यों चुना जाता? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। ऑर्थोपेडिशन को छोड़कर पेडिट्रिशियन यानी बच्चों का सर्जन, एनेस्थीसिया, महिलाओं के रोग को लेकर महिला रोग का चिकित्सक, ये सब के सब जो 5 मिले हैं हमें डॉक्टर, मेडिसिन का डॉक्टर, यानी 5 एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं वो इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के एक अस्पताल को पिछले कल दिए जा चुके हैं। और इससे बड़ी सौगात कोई हो नहीं सकती। चुनावों को के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मानेंगे नहीं आप 16 प्राध्यापक 3 कॉलेजों में इस वक्त में सरकार ने दिए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब था कि खाली चल रहा था पिछली सरकारों के वक्त में, जो उच्च शिक्षा का जो स्तर था वो इतनी गिरावट थी उसमें कि 16 टीचर का अभाव था। अभी भी मुझे 5-6 टीचर्स और चाहिए, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो नज़रिया शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है वो बड़ा दरियादिली के साथ वो काम कर रहे हैं। जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसरों की बात है, जहाँ पे नई रिक्रूटमेंट की बात है, जिला के अंदर नई रिक्रूटमेंट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। शिक्षा क्षेत्र के अंदर नई रिक्रूटमेंट हो रही हैं। कुछ एक बॉटलनेक्स हैं अभी भी, सरकार उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। मुझे विश्वास है आप धीरे धीरे जो बजट को मुख्यमंत्री जी ने एक नए तरीके से पेश किया, उसका ज़मीनी असर जो होगा वो अब दुर्गम क्षेत्रों के अंदर दिखना शुरू हुआ है। बाकी जो आपके शहरी इलाके हैं उसके अंदर तो सरकार हमेशा से कार्यरत रहती है, दबाव रहता है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए सचमुच ही बड़ी मुश्किल होती है। उसका एक बहुत छोटा सा नमूना पिछले कल से सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक क्रांतिकारी कदम लिया है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, CPS साहब का, सेक्रेटरी हेल्थ का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। सर, ये तो पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी कब आ रही है धर्मपुर के लिए? जब से सरकार बनी है आपकी नियुक्ति को लेकर बार बार चर्चाएं उठती हैं और धर्मपुर की जनता को तो इस दूसरी खुशखबरी का इंतज़ार भी लंबे वक्त से है। दूसरी खुशखबरी यही थी कि 35 सालों के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे क्षेत्र के लोगों ने किया। प्रदेश के अंदर अराजकता का जो माहौल पिछली सरकार के अंदर पैदा करने वाली जो ताकतें थी, जो अपने को अविजय समझती थी कि उनको कोई जीत ही नहीं पाएगा, वो कभी हारेंगे नहीं, और पिछली सरकार को वो हेकड़ी से चलाते थे। मुख्यमंत्री जी का मैंडेट उन्होंने अपनी जेब में ले रखा था। तो जनता सर्वोपरि है और मेरे क्षेत्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। जिला मंडी के अंदर एक नई मिसाल खड़ी की है और मेरे संघर्ष को जनता ने देखा है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। अब हमारी सरकार में भागीदारी जनता ने दी है और जिस तरह का मैंने आपके बीच में बयान कहा,
मुझे मुख्यमंत्री जी ने जिला प्लानिंग की जिम्मेवारी दे रखी है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिला कल्याण कमेटी की जिम्मेवारी दे रखी है, अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी दे रखी है। मैं शिक्षा टेक्निकल शिक्षा के अंदर सरकार के साथ काम कर रहा हूँ। मैं इंडस्ट्री के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं अटल जो हमारी विश्वविद्यालय है, मेडिकल विश्वविद्यालय है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ। मैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंदर जिला मंडी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो इतना जगह तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे स्पेस दिया गया है सरकार के अंदर काम करने का, तो कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। बाकी जिस बात को लेकर आपकी बात है, मैं उस पर किसी भी तरह का जवाब नहीं देना चाहता। ये सर्वोच्च नेतृत्व को पार्टी के देखना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब भी उनको लगे कि इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व जिस भी अंदाज पे वो देना चाहती हैं, उनकी अपना विशेषाधिकार है। चंद्रशेखर के पास ऐसा कौन सा रामबाण है, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है? क्योंकि आपने खुद कहा कि महेंद्र सिंह तो खुद को अजय मान रहे थे, फिर वो ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र आपने चलाया कि जयराम ठाकुर के गढ़ में और महेंद्र ठाकुर के गढ़ में आपको जीत मिली? वो अपने ही बोझ से गिर गए, उनको अपना ही बोझ ले डूबा। अब इतना उन्होंने अपने ऊपर बोझ ले लिया, उम्र भी देख लेते ना, उम्र भी 75 साल की हो गई। फिर आपके आजू बाजू दाजू टाजू जितना भी चल रहा था, वहाँ सारे काजू चल रहा था। सारे रिश्तेदार सारे आपके वो अकंठ जो थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। माननीय उच्च न्यायालय को अभी बोलना शुरू किया है, माननीय उच्च न्यायालय से आवाज़ उठी है कि इनके खिलाफ़ जांच हो, इनके खिलाफ़ मुकदमे हों। तो अभी तो महज शुरुआत हुई है, अब अभी तो शुरुआत का समय है। अभी मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करने को है। धीरे धीरे आपके सामने तस्वीर सामने आएगी कि क्यों वो पीछे हटे हैं, क्यों वो औरों को आगे धकेलना चाहते थे, क्या क्या उसके पीछे स्टोरी थी। अभी धीरे धीरे सारी बातें सामने आएंगी। अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। कब उठाएंगे चंद्रशेखर पर्दा इन बातों से? ये तो वक्त अपने आप इसकी इजाज़त देता जाएगा और चीज़ें लाशें खुद तैरती हैं। कहाँ सर ये पंडो वाले ब्रिज में कहाँ किस तरह की कुछ ऐसे जो बस पानी- शब्दों का खेल जो है वो थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो अब जनता को समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ा। बस पानी के उसके भाव के हिसाब से देखते चलिए आप, जो चीज़ें हैं हल्की चीज़ें वो खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आपने बहाव की बात की। बहाव आजकल नया ऑपरेशन लोटस की तरफ भी है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने ही बोझ के तले दब जाएंगे और बोझ जो सरकार का है वो सह नहीं सकेंगे। ऑपरेशन लोटस में भाजपा तो कुछ नहीं करेगी लेकिन कांग्रेस खुद ब खुद डूब जाएगी। ये देवभूमि है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1,36,000 हिमाचल के कर्मचारियों का जो दर्द था वो दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद सरकारी कोष आपका खाली, उसके बावजूद 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए, उसके बावजूद इच्छा शक्ति का अभाव था पिछली सरकार में, उसके बावजूद इन सब चीज़ों को चुनौती के तौर पे लिया। हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत दी। 22-25 सालों से जो चीख रहे थे, जिनके ऊपर घोड़े, जिनके ऊपर पानी की बौछारें, जिन कर्मचारियों को रीढ़ की हड्डी भाषणों में बोला जाता था और जब वो मांग करते थे तो उनके ऊपर मुकदमे, वो सब किया जाता था, तो उनको नकारा जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा। अभी तो 6-7 महीने हुए हैं, लोटस करके गले सूख जाएंगे इनके। अब लोटस की बात छोड़ो, अभी तो देखो अब 2024 में साफ हो जाओगे। ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। नेशनल हाईवे जिनके दम पर आप आगे बढ़ना चाहते थे उन पे FIR हो रही हैं। मैंने खुद FIR की है अपने क्षेत्र के अंदर। आज मैं सचिवालय में आया था तो नॉर्थ के रोड जिसकी हालत, नेशनल हाईवे नंबर 3 जिस पे आज जनता कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज लामबंद होने की कोशिश कर रही है अपनी सरकार, दिल्ली की सरकार के खिलाफ। ये जो कुल्लू मनाली हाईवे के जो डिजास्टर हुआ है, आप साहब काट रहे हो पहाड़ों को और ज़मीन पे फेंक रहे हो। आप देखो आज कितने साल हो गए इस परमाणु से शिमला के रोड को चलते हुए, कितने साल हो गए। आप जा सकते हो सुरक्षित होकर निकलने का सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो। ज़मीन पे उतरा क्या?
आप 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार की बातें करते हो, ज़मीन पे उतरा क्या? मुझे बताइए कौन सा सफ़र, कहा हवाई चप्पल में आप सफ़र करवाओगे? मुझे बताओ तो सही, कौन सी हवाई चप्पल शिमला की कौन सी हवाई चप्पल गई है जुब्बल हट्टी, और जो चप्पल वापस शिमला में उतर गई हो, दिल्ली से वापस उतरी हो, कोई गया? नहीं। केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनके लिए फ़्लाइट आती है, आम आदमी तो नहीं आता। आम आदमी के लिए कोई हवाई सेवा आपने शुरू की? आपकी सारी बातें हवाई हैं। धीरे धीरे देखिए, युवा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से ड्राइव किया, उसको धकेला है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा कि पेट की आग सोशल मीडिया में नहीं बुझेगी। वो तो कमाकर और जुगाड़ जब तक आपका रोजी रोटी का नहीं होगा तब तक उसकी आग नहीं बुझेगी। आपने कहा कर्मचारियों को रीढ़ की हड्डी तो सरकार को चलाने के लिए संगठन के लोग भी हैं। आपके इलाके की सांसद ने कहा कि संगठन के लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही, नाराज़ चल रहे हैं कार्यकर्ता, और जिन्होंने दिन रात एक की, अपने ऊपर केस झेले, लाठी डंडे खाए, अब उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल रही। तो रीढ़ की हड्डी एक तरफ कर्मचारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन संगठन की रीढ़ की हड्डी तो परेशान है। देखिए, हम भी संगठन के लोग हैं, पार्टी हम सबकी है, मिलकर पार्टी चलती है, और कुछ कहीं पे संयम को लेकर थोड़ा सा आगे पीछे की बातें हो जाती हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सही समय पर सही फैसले हो रहे हैं। हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे लूँगा क्योंकि बातचीत बहुत लंबी जा रही है। ये वामपंथ से कांग्रेस का जो सफ़र था, ये आपने क्यों फ़ैसला लिया कि वाम छोड़कर मैं कांग्रेस की तरफ जाऊँगा, और इस फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या थी? और ये जो फ़ैसला आपने लिया था, क्या अब आप इसे सही मानते हैं? अगर जब पिछले पन्ने पलटते हैं आप अपनी ज़िंदगी के, वो फ़ैसला सही मानते हैं क्या आप? देखिए, कॉलेज में जब हम होते थे तब भी जनमंशा जो थी, जो बच्चों की आकांक्षाएं थी, उसकी पूर्ति के लिए आंदोलन करना एक स्वभाव में था। तो वामपंथ उसकी बैटरी थी उस वक्त में, क्योंकि मंडी कॉलेज में थे तो वामपंथ का आंदोलन बहुत मजबूत था उस वक्त का। आज वो चीज़ें नहीं रही। विश्वविद्यालय जब हम आए उस वक्त में वामपंथ एक बहुत बड़ा पताका लेकर चलता था, स्टूडेंट कॉज को लेकर। तो हम तो आम घरों के बच्चे थे, हमें क्या मालूम वामपंथ क्या होता है, दक्षिण पंथ क्या होता है। हम तो लड़ने वाले बच्चे थे कि सही लड़ाई लड़ते थे। तो लड़ते लड़ते वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद तक पहुँचे हम लोग। तो लगा कि आज समय बदला है। तो 2003 में हमने भी इस लड़ाई को जनता की लड़ाई के तौर पे माना, और इस चुनौती को आप मानेंगे नहीं, राजा साहब की कृपा से मुझे टिकट देना शुरू किया। पहाड़ बड़ा था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना, लड़ाई लड़ना जनता के लिए हमारा ध्येय है, और जीवन के अंदर सुधार करने, नीतियों के अंदर प्रभाव डालना, जनता के हक में आवाज़ उठाना, यही एक वजह थी। हम वामपंथ में थे चाहे कांग्रेस के अंदर हैं, जनता का पक्ष हम मजबूती से रखना चाहते हैं। उसी वजह से आज हम यहाँ इस धारा के अंदर हैं, और मुझे खुशी है कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी ने, शायद ऐसा बहुत कम होता है कि 4 बार का पार्टी टिकट दे रही हो, हार रहे हो, उसके बाद टिकट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं लड़ने वाले जज्बे को पार्टी ने माना। जो वामपंथ की बात आपने की, वहाँ पर भी लड़ाई थी, यहाँ पर भी लड़ाई है, और कांग्रेस इस चीज़ को बेहतर समझती है कि ज़मीनी स्तर पर लड़ने वाला जो पक्ष है उसको, इससे बड़ी कोई और हो नहीं सकता। हमारा तो कोई गॉडफादर भी नहीं थे जी। तो आज हम आपके सामने हैं, ज़्यादा क्या बोले। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर हमारे साथ थे। बात करने के लिए बहुत है, लेकिन समय की कमी है, और आपने सुना कि जो ऑपरेशन लोटस का राग बार बार भाजपा अलाप रही है, भाजपा का गला सूख जाएगा लेकिन ऑपरेशन लोटस होगा नहीं, ये दावा है विधायक चंद्रशेखर का। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।